हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम डॉक्टर रुचि जैन। वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है, पैथोजन हो, कोई भी एंटीजन हो, कोई भी फॉरेन सेल हो, अगर वो हमारी बॉडी में एंटर करती है तो उसे पहले 3 लाइन ऑफ डिफेंसेस से होकर गुजरना होता है। सबसे पहले उसे गुजरना होता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसेस से। फिर अगर ये सपोज ये लाइन ऑफ डिफेंसेस फेल हो जाते हैं तो काम करता है हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंसेस, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये दोनों डिफेंसेस फेल हो जाते हैं तब हमारा जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंसेस है वो काम करता है। अगर ये तीनों लाइन ऑफ डिफेंसेस फेल हो जाते हैं तभी हमें किसी डॉक्टर की या किसी कोई दवाई लेने की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसेस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंसेस मिलकर बनाते हैं इनेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस। इनेट इम्यूनिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें ये जन्म से मिली है, हम इसे एक्वायर नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंसेस जो होते हैं ये हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो हमें जन्म से मिले होते हैं और हमारी बॉडी को ये किसी भी पैथोजन से या कोई भी बाहर की कोई भी सेल एंटर कर रही है उससे हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी डिजीज कॉजिंग एंटीजन अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इसे नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जितने भी पैथोजन्स हैं उनके लिए एक सा काम करते हैं। ये जो डिफेंसेस हैं वो एक सा काम कर रहे हैं चाहे वो कोई भी पैथोजन हो, इसलिए इसे बोलते हैं कि ये स्पेसिफिक नहीं है उस पैथोजन के लिए, तो इसलिए इसे बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस। जब ये डिफेंसेस फेल हो जाते हैं तो हमारा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंसेस काम करता है, जो होता है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं इसे, या फिर स्पेसिफिक डिफेंसेस। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसलिए बोलते हैं या अडेप्टिव इम्यूनिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर कर रहे हैं। जैसे जैसे हम पैथोजन के कांटेक्ट में आ रहे हैं तब हम हमारी बॉडी इसे एक्वायर कर रही है, इसे डेवलप कर रही है। स्पेसिफिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जिस पैथोजन से ये इम्यूनिटी डेवलप हुई है ये उसी पैथोजन के लिए काम करती है, तो ये स्पेसिफिक होती है पैथोजन के लिए, इसलिए इसे स्पेसिफिक डिफेंसेस भी बोलते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि अगर ये तीनों डिफेंसेस फेल हो जाते हैं तभी हमें दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हो कि नेचर ने हमें कितनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी या कितना स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करो तो आप सारी बीमारियों से बच सकते हो। और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे होती है? अगर आप अच्छा खाओगे, पियोगे और आप अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा रखोगे, एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। इसके लिए कोई दवाई नहीं आती, ये हमारी लाइफ स्टाइल और हमारे खाने पीने से ही बूस्ट होती है। अब बात करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसेस की। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसेस में जो है वो 2 बैरियर्स आते हैं। एक तो होता है फिजिकल बैरियर, इसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगी अभी आगे। एक होता है फिजिकल बैरियर, एक होता है दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसी तरह जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंसेस है उसमें आता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। उसमें लिम्फेटिक सिस्टम की कुछ चीज़ें, कुछ फीचर्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो होता है इसमें सेलुलर बैरियर, यानी थर्ड बैरियर हुआ सेलुलर बैरियर, और फोर्थ हुआ केमिकल बैरियर, यानी अगर कोई पैथोजन एंटर कर रहा है तो उसे इस 4 बैरियर से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अगर ये 4 बैरियर फेल हो जाते हैं तो हमारी जो अडेप्टिव इम्यूनिटी के टूल्स हैं यानी टी सेल्स और बी सेल्स वो काम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसेस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंसेस यानी इनेट इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, यानी इन 4 बैरियर्स के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसेस के बारे में। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसेस में जैसे मैंने बताया 2 बैरियर्स आते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में जो फर्स्ट बैरियर आता है, इम्पॉर्टेंट बैरियर है, वो है हमारी स्किन। किसी भी पैथोजन के लिए, किसी भी चाहे कोई भी पैथोजन हो, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, वेरी डिफिकल्ट होता है कि वो हमारे केराटिनाइज एपिथेलियम ऑफ स्किन से होकर गुजर सके। तो ये एक हमारी बॉडी को एक प्रोटेक्टिव आउटर एनवेलप प्रोवाइड करती है हमारी स्किन। तो किसी भी पैथोजन के लिए इम्पॉसिबल है स्किन से होकर गुजरना। ये तभी हो सकता है अगर हमारी स्किन पे कोई वुंड या घाव हो जाता है तो ही पैथोजन हमारी बॉडी में स्किन के थ्रू एंटर कर सकता है, अदरवाइज स्किन के थ्रू वो एंटर नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है जो हमारी बॉडी को पैथोजन की एंट्री से बचाता है।
दूसरा होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, इसको म्यूकोसा भी बोलते हैं। एक्चुअली म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है, जितने भी वो ओपनिंग्स है हमारी बॉडी की, जिससे हमारा जो इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट है वो बाहर के एनवायरनमेंट से कनेक्ट करता है, वहाँ पे ये म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे मैंने बताया इसको म्यूकोसा भी बोलते हैं। और बहुत सी मेम्ब्रेन जो होती हैं वो म्यूकस सीक्रेट भी करती हैं। इसके एग्जांपल हैं जैसे कुछ ओपनिंग्स, जैसे मैंने बताया ये ओपनिंग्स होती हैं, तो इनके एग्जांपल्स हैं जैसे आइज़ है, ईयर्स, इसी तरह से हमारी जो नेज़ल कैविटी होती है, हमारे नोज़ के अंदर जो नेज़ल कैविटी है वो, हमारा माउथ, लिप्स, वेजाइना जो होता है, यूरिथ्रल ओपनिंग, एनस, ये सारे जो होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये पैथोजन की एंट्री को, कोई भी एंटीजन या कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी फॉरेन सेल कुछ भी एंटर करता है, ये उसकी एंट्री को, डस्ट पार्टिकल कुछ भी एंटर करता है, ये उसको रोकते हैं। ये रोकने का काम करते हैं, उसको, उन पैथोजेंस को ये ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और अंदर जाने से रोकते हैं। तो पहला जो फिजिकल बैरियर है वो है स्किन, जो हमारी बॉडी को बचा रहा है। दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारी बॉडी में पैथोजन की एंट्री को रोकता है। तो पैथोजन को पहले इन दो बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ता है। अगर सपोज किसी तरह से वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो काम करता है हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में कुछ तो सीक्रीशंस होते हैं, बॉडी सीक्रीशंस होते हैं, जैसे सलाइवा है। अगर कोई पैथोजन माउथ के थ्रू एंटर कर रहा है तो सलाइवा जो होता है माउथ का, वो मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस की ग्रोथ को रोक देता है, उसको बढ़ने से रोकता है, उसको एंटर करने से रोकता है। इसी तरह से टीयर्स जो होते हैं, टीयर्स आंसू, उनमें क्या होता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। तो अगर हमारी आइज़ में कोई पैथोजन जाता है तो टीयर्स में जो लाइसोजाइम है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी तरह से कान, ईयर में ईयर वैक्स होता है, ईयर वैक्स भी बहुत सारे पैथोजेंस को ट्रैप कर लेता है और अंदर जाने से रोकता है। स्वेट में बहुत अमाउंट में सॉल्ट पाया जाता है, सॉल्टी होता है स्वेट, और ये एक हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो कि पैथोजेंस की ग्रोथ को रोकता है। इसी तरह से अगर कोई पैथोजन सपोज बाय चांस हमारी खाने के थ्रू या पीने के थ्रू अगर हमारे स्टमक में चला जाता है तो स्टमक एसिड रिलीज होता है, दैट इज HCl, तो वो उन पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये वो सीक्रेशंस हैं जो पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं या उन्हें अंदर जाने से रोकते हैं। दूसरा जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है वो होता है, कुछ हमारे बॉडी प्रोसेसेस होते हैं, जैसे यूरिनेशन है। यूरिन के थ्रू बहुत सारे पैथोजेंस, हमारे बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल जो होते हैं, बॉडी के टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं। इसी से डेफिकेशन है, जो सॉलिड वेस्ट बाहर निकलता है उसके थ्रू भी बहुत सारे पैथोजेंस हमारी बॉडी से बाहर हो जाते हैं। वॉमिटिंग, कॉफिंग, स्नीजिंग, ये वो प्रोसेस हैं जिसके थ्रू पैथोजेंस हमारी बॉडी से बाहर हो जाते हैं, यानी हमारी बॉडी इनसे छुटकारा पाती है, इन पैथोजेंस से, इन प्रोसेसेस के थ्रू। इसी तरह से फीवर, अगर माइल्ड फीवर आता है, अगर सपोज फीवर हमारा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास है तो इट्स अ गुड साइन, ये एक अच्छा साइन है। ये दिखा रहा है कि हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे बॉडी में WBC का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो अगर फीवर माइल्ड है तो ये एक अच्छा साइन होता है। जब फीवर होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो WBC का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और WBC का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो अच्छे से जो भी पैथोजन एंट्री कर रहा है जिसकी वजह से वो फीवर हुआ है उसको, उन पैथोजन्स को वो डिस्ट्रॉय कर देंगे WBC। इसी तरह से डायरिया में क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन में अगर सपोज कोई अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंस चला जाता है, अनवांटेड कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी पैथोजन या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस चला जाता है, तो जो इंटेस्टाइन की वॉल है वो क्या करती है, ल्यूमेन, उसकी जो ल्यूमेन होती है उसमें वाटर सीक्रेट करती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि जो इसकी वॉल होती है उसमें इस तरह से वाइग्रस मूवमेंट होता है। तो इससे क्या होता है कि जो ये पानी जो सीक्रेट कर रही है ये बाहर चला जाता है इस मूवमेंट की वजह से, यानी डायरिया होता है। डायरिया के थ्रू भी हमारी बॉडी इन पैथोजन से छुटकारा पाती है, या इन पैथोजन्स को बॉडी से बाहर करती है। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसेस की, जिसमें 2 थे, एक तो फिजिकल और एक फिजियोलॉजिकल। अब बात करते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंसेस की। जैसा मैंने बताया कि इसमें हमारा लिम्फेटिक सिस्टम आता है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम आता है। लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, छोटा शॉर्ट में मैं बताऊंगी। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, उसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तो दिखता है लेकिन ये उतना दिखता नहीं है, बट होता है।
जिस तरह से ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती है, इसी तरह से लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज होती हैं। उसमें ब्लड होता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लो करता है। लिम्फ एक्चुअली क्या होता है, ब्लड का ही प्लाज्मा होता है जो फिल्टर होके इन लिम्फ वेसल्स या लिम्फ कैपिलरीज में चला जाता है। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स होते हैं जगह जगह। एक्चुअली लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, या ये जो लिम्फ होता है इसमें बहुत सारी जो हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं वो या तो मैच्योर होती हैं, डेवलप होती हैं या डिफ्रेंशिएट होती हैं। तो और जो लिम्फ नोड्स होते हैं जगह जगह, जैसे हमारे आर्म पेट में लिम्फ नोड होता है और बहुत सी अलग अलग जगह पे लिम्फ नोड बने होते हैं। वो लिम्फ नोड में क्या होता है कि पैथोजन ये जो हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड रहती हैं, इकट्ठा रहती हैं। जैसे ही कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है, यहाँ लिम्फ नोड से ये माइग्रेट करती हैं इन्फेक्शन की तरफ और तेज़ी से डिवाइड करती हैं, नंबर बढ़ता है इनका और ये फिर माइग्रेट करती हैं उस तरफ जहाँ पे इन्फेक्शन होता है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंसेस में इंक्लूड होता है। इसमें जो फर्स्ट बैरियर है वो है हमारा सेलुलर बैरियर। ठीक है, सेलुलर बैरियर में क्या आता है, WBCs आते हैं। WBCs इनको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। WBCs कौन से होती हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं। एक्चुअली मैक्रोफेजेस WBC का एक टाइप होता है, मोनोसाइट्स उससे डेवलप होती हैं, उससे ही ये बनी होती हैं। तो न्यूट्रोफिल्स और जो मैक्रोफेजेस हैं इनको फैगोसाइट्स भी बोला जाता है। इनको फैगोसाइट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फैगोसाइटोसिस के ज़रिए जो भी एंटीजन आ रहा है उसको फैगोसाइटोसिस के ज़रिए ये किल करती हैं। फैगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जैसे अमीबा में होता है कि इस तरह से कैविटी बन जाती है, ठीक है, और ये फॉरेन पार्टिकल को इस तरह से एनगल्फ कर लेते हैं। जो ये सेल्स होती हैं ये फॉरेन पार्टिकल, जो भी फॉरेन पार्टिकल आया उसको इस तरह से एनगल्फ कर लेती हैं। इसी तरह से और जो ल्यूकोसाइट्स हैं उनमें आता है WBCs में लिम्फोसाइट्स भी आती हैं। लिम्फोसाइट्स में आती हैं T सेल्स, B सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स, NK यानी नेचुरल किलर सेल्स। इसमें जो T सेल्स और B सेल्स हैं ये हमारे स्पेसिफिक डिफेंसेस के टूल्स हैं, ये स्पेसिफिक डिफेंसेस में काम करेंगे। लेकिन जो नेचुरल किलर सेल्स होती है वो है हमारे नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस के टूल्स। यानी कि ये जो नेचुरल किलर सेल्स है रेगुलरली काम कर रही है, कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो ये नेचुरल किलर सेल उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, उसको किल करने का काम करती है। ठीक है, इसी तरह से इओसिनोफिल और बेसोफिल्स भी ये WBCs ही होती हैं जो कि एलर्जिक डिजीज़ में काम करती हैं। कोई भी एलर्जिक डिजीज़ हो, चाहे वो लंग्स की हो, स्किन की हो। ठीक है, अब अच्छा इसके अलावा कुछ और सेल्स भी होती हैं, पहले उनके बारे में बताऊं। कुछ और सेल्स भी होती हैं जैसे मास्ट सेल्स हैं। मास्ट सेल्स जो होती हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाई जाती हैं, ये भी एलर्जिक रिएक्शंस में काम करती हैं। मास्ट सेल्स में हेपेरिन और हिस्टामिन पाया जाता है जो हमारी बॉडी को मतलब जो भी एंट्री कर रहा है पैथोजन उसकी ग्रोथ को ये रोकता है। इसी तरह से डेंड्रिटिक सेल्स होती हैं। डेंड्रिटिक सेल्स जो होती हैं इनको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहते हैं। डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस ये दोनों एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। मैक्रोफेजेस भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है और डेंड्रिटिक सेल्स भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होता है कि और जो सेल्स हैं वो तो सिर्फ क्या कर रही हैं कि जो भी पैथोजन आ रहा है उसको किल कर रही हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स है फैगोसाइटोसिस के ज़रिए किल कर रही है, लिम्फोसाइट्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये भी किल कर रही हैं। लेकिन जो मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स होती हैं ये उस एंटीजन को किल तो कर रही हैं, जैसे मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस के ज़रिए उस एंटीजन को किल कर रही है, उसको खा रही है, ये एनगल्फ कर रही है, लेकिन वो पूरी तरह से उसको ना खाकर उस एंटीजन को पूरी तरह से ना डिस्ट्रॉय करके उसका एक बिट या उसका एक टुकड़ा अपनी सरफेस पे डिस्प्ले करती हैं इस तरह से, जैसे एक फ्लैग को डिस्प्ले किया जाता है। और इस एंटीजन के टुकड़े को लेकर ये जो दूसरी सेल्स हैं जैसे T सेल्स हैं, B सेल्स हैं या दूसरी नेचुरल किलर सेल्स हैं, दूसरी मैक्रोफेजेस हैं, उनके पास जाती हैं और उनको स्पेशली ये T सेल्स और B सेल्स के पास जाती हैं और उनको बताती हैं कि देखो ऐसा एक एंटीजन आया है, ये उसका एक मैं आप सैंपल लेके आई हूँ, आप सैंपल कह लो कि ये एक ऐसा एंटीजन आया है कि अब आप रेडी हो जाओ और एक्टिवेट हो जाओ। तो ये उनको एक्टिवेट करने का काम करती है। यानी कि नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक डिफेंसेस के बीच में
ये एक कनेक्टर का काम करती हैं। इसी तरह से डेंड्रिटिक सेल्स का भी यही काम होता है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। पहले तो ये बताती हूँ कि इन्हें डेंड्रिटिक सेल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके ऊपर इस तरह से डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। जैसे कि न्यूरॉन्स में डेंड्राइट्स होते हैं, ऐसे इनमें डेंड्राइट्स होते हैं। ये न्यूरॉन डेंड्राइट्स के सिमिलर नहीं होते, पर उनके जैसे लगते हैं, इसलिए इसे डेंड्रिटिक सेल बोला जाता है। फंक्शन इनका अलग होता है, बट ये देखने में डेंड्राइट जैसे लगते हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है डेंड्रिटिक सेल्स। तो ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। ये भी क्या करती है कि जो एंटीजन का टुकड़ा है जिसको इन्होंने एनगल्फ किया है, उस टुकड़े को एक फ्लैग की तरह डिस्प्ले करते हुए ये दूसरी जो टी सेल्स और बी सेल्स हैं उनकी तरफ जाती हैं और उनको एक्टिवेट करने का काम करती है। यही काम से मैक्रोफेजेस भी कर रही हैं। तो मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स क्या कर रही हैं, ये पैथोजन को डिस्ट्रॉय तो कर रही हैं, साथ में ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का भी काम कर रही हैं। यानी कि एंटीजन को लेके, एंटीजन का जो टुकड़ा इन्होंने छोड़ दिया है उसको लेके अपनी सरफेस पे डिस्प्ले करते हुए ये टी सेल्स और बी सेल्स की तरफ जाती हैं और उनको बताती हैं कि ऐसा एंटीजन आया है और उनको एक्टिवेट करने का काम करती हैं। यानी ये स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक डिफेंसेस के बीच में कनेक्टर का काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सेलुलर बैरियर्स की। वो सेलुलर बैरियर्स, वो सेल्स जो हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स का काम करते हैं, हमारी बॉडी को पैथोजन से प्रोटेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैरियर की। फोर्थ बैरियर जो होता है वो होता है केमिकल बैरियर। ये कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होती हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम में काम करती हैं। इनमें है साइटोकाइंस एंड कॉम्प्लीमेंट्स। साइटोकाइंस जो हैं ये सिग्नलिन प्रोटीन होती हैं। इनके एग्जांपल्स हैं इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन। इंटरफेरॉन जो होता है, कोई भी सेल जो कि वायरस इन्फेक्टेड है, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड है या दूसरे पैथोजन से इन्फेक्टेड है, या इवन हमारी बॉडी की जो कैंसर सेल्स होती हैं वो एक स्पेशलाइज प्रोटीन सीक्रेट करती हैं जिसे बोलते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन का काम होता है, एक तो ये जो आसपास की सेल्स हैं उनके डिफेंस मैकेनिज्म को बढ़ा देती है, साथ में ये उस वायरस या बैक्टीरिया जो इसको इन्फेक्ट कर रहा है उसकी ग्रोथ को भी ये रोकती है। दूसरी होती है इंटरल्यूकिन। ये दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन, ये भी एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है, सिग्नलिन प्रोटीन है। सिग्नलिन प्रोटीन मतलब ये सिग्नल देने का काम करती है। तो ये भी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है, ये दो सेल्स के बीच कम्युनिकेशन बनाने का काम करती है। हमारे इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं वो इंटरल्यूकिन सीक्रेट करती हैं और दूसरी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करती हैं। ये एक तो एक्टिवेट करती है दूसरे सेल्स को, साथ में ये उसे सिग्नल भी दे रही है कि इस तरह का कोई इन्फेक्शन है, तो अलर्ट होने के लिए ये सिग्नल भी देती है। नेक्स्ट प्रोटीन होती है कॉम्प्लीमेंट। ये हाईली स्पेशलाइज्ड प्लाज्मा प्रोटीन है। एक तो इसका काम होता है कि जब भी एंटीबॉडी एंटीजन से रिएक्ट करता है और उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, तो एंटीबॉडी और एंटीजन के रिएक्शन के समय कॉम्प्लीमेंट की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है। साथ में ये जो एंटीबॉडीज़ एंड फेगोसाइट सेल्स हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, ये उनकी एबिलिटी को भी इन्हेंस कर देती है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये हमारे केमिकल बैरियर्स हैं जो भी पैथोजन हैं उनके ग्रोथ को तो रोकते ही हैं, साथ में दूसरी सेल्स को एक्टिवेट करने का, सिग्नल देने का काम करते हैं। तो जैसा कि हमने समझा, आज हमने ये टू लाइन ऑफ डिफेंसेस समझे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंसेस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंसेस, जिसमें 4 बैरियर्स थे, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड केमिकल बैरियर्स। ये है हमारी इनेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस। अगर ये फेल हो जाते हैं तो जैसा मैंने पहले बताया, तो हमारा काम करता है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंसेस, यानी कि हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर ये भी फेल होता है, ये फेल कब होता है, कभी कभी कोई पैथोजन बॉडी में एंटर कर रहा है, वो इतना तेज़ी से डिवाइड करता है कि ये जो फीचर्स हैं या ये जो सेल्स होती हैं हमारे इम्यून सिस्टम की, ये उनको कंट्रोल नहीं कर पाती। तो अगर ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी फेल हो जाता है, यानी इसकी सेल्स भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, तब हमें डॉक्टर की या मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में हमने इनेट इम्यूनिटी के बारे में समझा। आगे आने वाली वीडियो में हम एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में समझेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा आज का ये टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।